गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में, जिसमें हम विश्व के संदर्भ में मानव अधिवासों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था ग्रामीण अधिवासों का प्रकार और प्रतीक। अब हम अध्ययन कर रहे हैं नगरीय अधिवास। तो हम एक एक करके इनको समझेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए और लगन के साथ समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नगरीय अधिवास, देखिए नगरीय अधिवासों के 4 प्रकार होते हैं: नगर, महानगर, समनगर और विशाल या वृहत नगर। अब एक बार के लिए मैं आपको समझाता हूं नगर बनता कैसे है, नगर का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आता है पल्ली अधिवास। जब हमने मानव अधिवास के प्रकार पढ़े थे, उन प्रकारों में चौथा प्रकार था पल्ली अधिवास, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें एक गोत्र या एक जाति वर्ग के लोग एक स्थान पर निवास करते हैं। तो निवास की जो सबसे छोटी इकाई है वो है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास मानव अधिवास की सबसे छोटी इकाई है। पल्ली, जिसको पाल या खेत भी बोलते हैं, पाल या खेत, जिसमें एक जाति एक गोत्र के लोग निवास करते हैं। पल्ली से बड़ा होता है गांव, जिसमें 100, 200, 500 या 1000 घरों की बस्ती होती है। गांव से बड़ा होता है कस्बा। कस्बा जिसमें गांव और नगर दोनों के गुण हैं वो पाए जाते हैं। अब जो कस्बा है उसमें 1000, 5000, 10000, 20000 घरों की संख्या पाई जाती है। उसके अतिरिक्त इसमें कुछ नगरीय लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कोई छोटा बैंक खुल गया, कोई बीमा कार्यालय, यानी छोटी मोटी प्रशासनिक इकाई भी यहाँ विद्यमान होती है। तो कस्बा नगर और गांव का मिश्रित रूप होता है। इसके बाद नगरीय अधिवासों की शुरुआत होती है, निर्माण होता है नगर का। कस्बे के बाद नगर, और नगरीय अधिवास का पहला स्तंभ प्रारंभ होता है। अब देखिए, ध्यान से समझेंगे नगर होता क्या है, किसको हम नगर कहेंगे। नगर वो होता है जिसमें 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या जनसंख्या होती है। यानी 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या क्षेत्र वाले जो नगरीय क्षेत्र हैं उनको क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है कि 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि नगर क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसी नगरीय इकाई या ऐसे अधिवास जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक होती है और 10 लाख से कम होती है। दूसरी विशेषता हम ये देंगे कि जिसमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, गैर प्राथमिक कार्यों में। और जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें अधिकांश जनता कौन से कार्यों में संलग्न होती है, प्राथमिक कार्यों में। और नगरीय अधिवास में गैर प्राथमिक कार्य, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय में जनसंख्या है वो संलग्न रहती है। उसके बाद आता है महानगर। अपन नगर की बात करें, एक बार के लिए आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे अपना चूरू, सीकर, ये क्या है, नगर। क्या है ये, नगर। इसके बाद आता है महानगर। महानगर किसको कहेंगे हम, जिसमें 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम जनसंख्या पाई जाती है। यानी ऐसे नगरीय अधिवास जिनमें 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम जनसंख्या क्षेत्र वाला नगरीय क्षेत्र होता है, जिसको कहा जाता है महानगर। इसकी अगली विशेषता क्या होती है कि ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक व शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, या यूं कहें उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित शिक्षा,
तकनीकी शिक्षा, किसी भी प्रकार की डिप्लोमा शिक्षा या यूं कहें कॉलेज एजुकेशन प्राप्त करने के लिए महानगरों की ओर भी प्रस्थान करना पड़ता है। तो ये जो महानगरीय जो अधिवास होते हैं ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और इन सारी गतिविधियों के केंद्र होते हैं। अब अपन महानगर किसको कहेंगे? अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमारा जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, झीलों की नगरी उदयपुर, ये सारे क्या हैं? महानगर। समझ में आया होगा आपको? चलिए, महानगर के बाद आता है सन्नगर। महानगर के बाद आता है सन्नगर। सन्नगर को समझिए, सन्नगर किसको कहेंगे? जब कई नगरों के आपस में मिल जाने से बना विशाल नगरीय क्षेत्र, जब दो नगरों के आपस में मिल जाने से एक बड़े विशालकाय नगर का निर्माण होता है, उस बड़े विशालकाय नगर को सन्नगर कहा जाता है। सन का मतलब जुड़ना। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये एक कोई नगर है और ये दूसरा नगर है, दोनों नगर आपस में मिल गए, इनके बीच में कोई भी खाली जगह नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? सन्नगर। अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे दिल्ली और नोएडा, दिल्ली और नोएडा, दिल्ली और नोएडा दोनों क्या है? आपस में मिल चुके हैं। दिल्ली और नोएडा को क्या कहा जाता है? सन्नगर। वैसे ही अपन बात करें तो कोलकाता और हावड़ा, कोलकाता और हावड़ा दोनों नगर आपस में मिल गए और एक बहुत बड़ी विशालकाय नगरीय आबादी बन गई, जिसको कहा जाता है सन्नगर। जैसे दिल्ली और गुड़गांव, जैसे दिल्ली और गाजियाबाद, यानी दो विशाल नगर आपस में मिलकर एक विशालकाय नगरीय बस्ती का निर्माण कर देते हैं, उसको कहा जाता है सन्नगर। अब ये सन्नगर नाम किसने दिया? सन्नगर नाम दिया था 1915 में पैट्रिक गिडीज ने। पैट्रिक गिडीज ने 1915 में सन्नगर नाम दिया था। समझ में आया होगा आपको? अगले आगे चलिए। इसके बाद आता है विशाल या वृहत नगर। विशाल या वृहत नगर कौन से होते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्या कहलाते हैं? विशाल नगर या वृहत नगर। ऐसे नगर जिनकी आबादी कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। एक बार वापस देखिए, 1 लाख से 10 लाख वाले नगर, 10 लाख से 50 लाख वाले महानगर, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरीय आबादी क्या कहलाती है? विशाल नगरी या वृहत नगर। इसको विश्व नगरी भी कहा जाता है। ये जो विशाल या वृहत नगर हैं, इनको विश्व नगरी भी कहा जाता है। ये विशाल नगर या वृहत नगर नाम किसने दिया? 1967 में जीन गॉटमैन नामक एक विद्वान हुए, जिन्होंने 1967 में विशाल नगर या वृहत नगर नाम दिया है। विशाल नगर या वृहत नगर नाम दिया गया। तो ये थे नगरीय अधिवास के 4 प्रकार। अब देखिए, विशाल या वृहत नगर है वो मानव अधिवास की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ा मानव अधिवास किसको कहेंगे? विशाल या वृहत नगर को। तो सबसे छोटा मानव अधिवास पल्ली अधिवास, सबसे छोटा अधिवास पल्ली अधिवास, सबसे बड़ा अधिवास वृहत नगर या विशाल नगर। तो आपको समझ में आया होगा नगरीय अधिवास का वर्गीकरण इस प्रकार से, चारों प्रकार इसके समझ में आए होंगे आपको। चलिए, अब जो नगरीय अधिवास है उनकी समस्याओं की बात करते हैं कि नगरीय अधिवासों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। नगरीय अधिवासों की समस्याएं, और पहली समस्या है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। जो नगरीय अधिवास है उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। जैसे नगरों में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो युवक और युवतियां हैं, वो रोजगार प्राप्ति के लिए कहां जाएंगे? नगरों की ओर जाएंगे।
तो उनके जाने से नगरों में अतिरिक्त जन समुदाय का भार बढ़ जाता है। उसके अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या अन्य किसी भी काम से लोग शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके कारण शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जनसंख्या घनत्व बढ़ने के साथ साथ नगरों का जो आकार है वो भी बढ़ता जा रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के भार से वहां जो मकान है, जो निवास है, उनकी कमी पड़ती है। क्योंकि जो व्यक्ति वहां मजदूरी प्राप्त करने के लिए गया है, नगरीकरण औद्योगिकरण की तरफ, औद्योगिकरण के कारण जो व्यक्ति मजदूरी प्राप्त करने के लिए गया है वो अपना निज का निवास वहां नहीं बना सकता, और उसके कारण वो एक ही मकान में 10-10, 15-15, 20-20 लोग निवास करते हैं। तो एक ही मकान में 10 से 15-20 लोगों का रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या यूं कहें मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं होता। तो ये जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार नगरीय अधिवासियों की बहुत ही बड़ी समस्या। अगली समस्या देखिए, इसी समस्या का दूसरा चरण, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। जनसंख्या घनत्व अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नगरीय अधिवासियों में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। क्यों होता है? ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर या औद्योगिकरण के लिए, औद्योगिकरण में मजदूरी प्राप्त करने के लिए जो लोग जाते हैं, अब वो लोग मजदूरी करके अपने जीवन की सिर्फ आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं, और शहरों के अंदर, नगरों के अंदर जो आवासीय भूमि है वो अत्यधिक महंगी है। तो जो गांव से जाने वाले लोग हैं वो वहां अपना निज का निवास खरीद नहीं पाते, इसलिए वो लोग अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अनाकार रूप से भवन निर्माण करते, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करते चले जाते हैं। हमने पिछले अध्याय वीडियो में पढ़ा था अधिवासों के प्रतिरूपों में अनाकार प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवासों में अनाकार प्रतिरूप। देखिए वो किस प्रकार से था, यूं तो था कि मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी योजना के आवास का निर्माण कर लेता है, उसको कहते हैं अनाकार। अब ये गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है, इसमें मनुष्य ने बिना किसी योजना के, बिना किसी अपनी सुविधा के अनुसार, बिना किसी योजना के भवनों का निर्माण कर लिया। अब ना तो इनमें सड़क का निर्माण हो सकता है, देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनेंगी, ना इनमें पेयजल की आपूर्ति हो सकती है ना। तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सड़क का निर्माण, शिक्षण संस्थानों का निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं हो सकता। तो ये जो गंदी बस्तियां हैं, इनका जो वातावरण है वो अत्यधिक सड़ांध युक्त या यूं कहें मानवीय दृष्टिकोण से अस्वास्थ्यकर होता है, जो नगरीय अधिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। अगली समस्या आइए, अगली समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। जो बड़े बड़े नगर हैं उनमें बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। अब औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, अनेकों प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिनका यहाँ से बहिर्गमन होता है, उसके अतिरिक्त नगरों में अत्यधिक परिवहन के साधन, जिनसे डीजल और पेट्रोल के जलने से निकलने वाले धुएं से, और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व से, तो जो पर्यावरण है वो अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उनमें हृदय घात की समस्या, श्वसन रोगों की समस्या, नाड़ी तंत्र की समस्या, त्वचा से संबंधित रोगों की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याओं से ये लोग जूझते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण भी नगरीय अधिवासियों की एक विकट समस्या है। देखिए अगली समस्या, उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य उच्च होना। उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी मानव को दैनिक जीवन में प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जैसे दूध, दही, घी, फल, सब्जियां इत्यादि। अब इन सारी चीजों का उत्पादन तो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र से परिवहन लागत लगने के बाद ये नगरों में पहुंचते हैं, जहां इन पर दलाली भी लगती है, और जो नगरीय व्यापारी हैं वो अत्यधिक मुनाफा भी कमाना चाहते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण
जो नगरीय अधिवास हैं उनमें उपभोक्ता वस्तुएं दूध, दही, घी, मक्खन, हरी सब्जियां, फल, ये सारे के सारे अत्यधिक महंगे हो जाते हैं, जो नगरीय अधिवास में रहने वाले लोगों के लिए एक समस्या बने हुए हैं। अगली समस्या देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरीय क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, लोग अधिक हैं और आवश्यकता की वस्तुएं कम हैं। दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है वो अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए उनमें मिलावट करते हैं। तो जो नगरीय अधिवास है, नगरीय जो बस्तियां हैं, वहां खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है और खाद्य पदार्थों में मिलावट होने के कारण जो भोजन की गुणवत्ता है उसका स्तर गिर जाता है और जो नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके कारण वो अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट भी नगरीय अधिवासों की एक मुख्य समस्या है। चलिए अगली समस्या की ओर, अपराधों का बढ़ता स्तर। अब एक चीज मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि हमने पिछले वीडियो में ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों की समस्याएं, विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हमने ग्रामीण अधिवासों की एक विशेषता पढ़ी थी, सामाजिक प्रगाढ़ता और परस्पर सहयोग की भावना। ये ग्रामीण अधिवास के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो नगरों में नहीं पाई जाती। अब सामाजिक प्रगाढ़ता के कारण जो मनुष्य है, जो मानव है, उसमें मानवीय मूल्यों का बीजारोपण जन्म से ही हो जाता है। उसके अतिरिक्त जीवन में अनेकों प्रकार के संस्कार घर के, परिवार के, समाज के, गांव के, मोहल्ले के बुजुर्गों से उसे मिलता है। और दूसरी तरफ जो नगरीय अधिवास के लोग हैं वो एकांकी जीवन जीने वाले होते हैं, तो इनका जीवन एकांकी जीवन है जिसमें सामाजिकता नहीं होती, जिसके कारण सामाजिकता के अभाव में, सामाजिक मूल्यों के अभाव में, मानवीय मूल्यों के अभाव में जो नागरिक हैं वो अपराधी बन जाते हैं। दूसरी तरफ एक बात और, जो ग्रामीण अधिवासों से लोग नगरीय अधिवासों में मजदूरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वो अधिकांशतः क्या होते हैं? पुरुष। तो पुरुषों की अत्यधिक संख्या के कारण नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है, लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है और बिगड़े हुए लिंगानुपात में जो नागरिक हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, जैसे बलात्कार है, दुष्कर्म जैसी अशोभनीय और असामाजिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो ये अपराधों का बढ़ता स्तर भी नगरीय अधिवासों की एक विकट समस्या है। अगली समस्या देखिए, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। जो नगरीय अधिवास हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। हम नगरों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ तो बड़े बड़े महल, ये गगनचुंबी इमारतें, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोग। तो इससे क्या हुआ? एक तरफ तो अत्यधिक अमीर आदमी और एक तरफ ऐसा आदमी जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पाता। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जो दो वर्ग हैं, बड़े बड़े भवनों में रहने वाला व्यक्ति और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला जो व्यक्ति है, उनमें परस्पर सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हो जाती है और दोनों के आर्थिक स्तर में विषमताएं पहले से है। तो इस स्थिति में उनमें सामाजिकता, या यूं कहें परस्पर सामाजिक सहयोग की भावना विकसित नहीं हो पाती। व्यक्ति एकांकी जीवन व्यतीत करने वाला, या यूं कहें असामाजिक व्यवहार करने वाला होता है, जो नगरीय अधिवासों की एक विकट समस्या है। अगली समस्या देखिए, अगली समस्या है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। अब जो नगरीय अधिवास है उनमें जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, एक बात तो ये है। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र है या नगरों के जो निकट
वर्ती क्षेत्र है, वहां यदि कोई व्यक्ति गहन असाध्य रोग या फिर गहन चिकित्सा की किसी को आवश्यकता होती है तो वो नगरों की ओर प्रस्थान करता है। उस परिस्थिति में जो नगरीय चिकित्सा केंद्र है उनमें ग्रामीण जनसंख्या का भी बोझ बढ़ जाता है और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण नगरीय जनसंख्या का भी बोझ बढ़ जाता है। तो जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ देखें तो जो निजी चिकित्सा केंद्र हैं उनमें जो इलाज है, जो चिकित्सा सुविधा है वो बहुत महंगी होती है और अत्यधिक महंगी चिकित्सा सुविधाओं के कारण वो राजकीय चिकित्सा सुविधाओं की ओर आगमन करते हैं। वहां पर अत्यधिक मानवीय भार के कारण स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं उन्हें ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये भी नगरीय अधिवासियों की एक बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको नगरीय अधिवासियों की समस्याएं एक एक करके समझ में आई होंगी, नगरीय अधिवासियों के प्रकार भी समझ में आए होंगे। ये मैंने आपको सिर्फ नगरों के जो अधिवास हैं उनको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो अध्ययन की रुचि है उसे बनाए रखिए और गहनता से अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।